ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल कल क्लास कैंसिल हो गई थी। मैंने रीज़न जैसे कि आप लोगों को बता दिया था। तो अगर अब आगे के अभी भी ऐसा होगा ना, जैसे कि मैंने बताया कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी हमारी, तो किसी भी रीज़न से अगर किसी भी दिन क्लासेस कैंसिल होती हैं तो हम उसको सैटरडे को शिफ्ट कर लेंगे। राइट, कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो, क्लासेस कैंसिल ना हो। राइट, तो अगर कभी भी किसी भी वीक में ऐसा होगा तो हम क्लासेस सैटरडे या संडे को कवर कर लेंगे। राइट, चलिए। सो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलो वहाँ आने से पहले आज कई कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बात कर लें। जस्ट 2 मिनट। आप लोग बताइए, क्या खास है आज के दिन? सर खास तो है G20 की मीटिंग। ओके, तो ओके देन टेल मी समथिंग अबाउट G20। क्या 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 पता है आपको? लिटिल बिट हिस्ट्री एंड व्हाई दे फॉर्म G20, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ किसी को पता है क्या होता है? नहीं? चलो कुछ कुछ चीज़ें लिख लेना, काम आएंगी, है ना? चलिए तो देखिए, G20 क्या है? G20 से पहले हम लोग जानेंगे G6 के बारे में, जो कि फिर G7 बन गया। राइट, और फिर एक टाइम आया था कि वो G8 बन गया था, बट दोबारा से वो G7 हो गया, है ना? चलो तो जानते हैं कि क्या था G6 G7 ये सारी चीज़ें। देखो, 1973 के टाइम पे एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था। होपफुली आप लोग अच्छे से सुन रहे होगे। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा जो कि आने वाले करंट अफेयर्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट थिंग इज कि पहली बार इंडिया G20 की मेजबानी कर रहा है, तो दैट मीन्स कि दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, है ना? तो इसीलिए मेरी बातें काफ़ी ध्यान से सुनेगा आप लोग। पॉइंट्स लगे लिखने जैसे तो लिख लेना। तो 1973 की बात है। 1973 के टाइम पे क्या हुआ ना, कि जैसे आप लोग को पता होगा कि जितनी भी ऑयल हैं वो कंट्रोल करती हैं एक तरीके से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। राइट, स्पेशली 1970s के टाइम में तो स्पेशली मतलब पूरा का पूरा तेल उन्हीं के पास था। तो उन्होंने डिसाइड किया ना कि वो लोग अमेरिका और यूरोप को तेल नहीं देंगे। राइट, तो अमेरिका और यूरोप को तेल ना देने का उनका डिसीजन ये हुआ कि अमेरिका में और यूरोप में क्राइसिस आ गए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। राइट, तो यूरोपियन कुछ कंट्रीज ने मिलके, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और भी कंट्रीज थे, और अमेरिका ने, टोटल 6 कंट्रीज थे। वो 6 कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि यार प्रॉब्लम हो रही है, एक काम करते हैं हम लोग, एक, हाँ, कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। और वो ग्रुप बेसिकली किस लिए होगा? वो ग्रुप इसलिए बनाया गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करने के लिए। राइट, वो G6 कंट्री थी। फिर बाद में जाके उनको उन्होंने आगे रसिया को ऐड किया। राइट, तो वो G7 कंट्रीज हो गई। और ये वन ऑफ द टॉप पावरफुल कंट्रीज थी G7 कंट्रीज में। ठीक है, कौन कंट्रीज थी, कब फॉर्मेशन हुआ था, इसके बारे में हम लोग आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में। अभी हम आपको बता रहे हैं चीज़ें, करंट अफेयर थोड़ी बहुत। और उसके बाद फिर क्या हुआ? G7 था, तो इसमें ना ये फाइनेंशियल मीटिंग थी। राइट, तो बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे। राइट, बट टाइम के साथ ऐसा लगा कि ये इनफ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वी आर इन अ ग्लोबलाइजेशन पीरियड। ठीक है, हम ऐसे ग्लोबलाइजेशन पीरियड में हैं कि आज दो कंट्री आपस में फाइट करती हैं, रसिया और यूक्रेन आपस में फाइट करती हैं, तो इसका असर पूरी दुनिया पे दिखता है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है ना? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे सारी कंट्री एक दूसरे से रिलेटेड है। तो G7 कंट्रीज ने सोचा कि यार ये तो है, सिर्फ ये 6 कंट्री मिलकर फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि सारे रीजन्स की जितनी भी पावरफुल कंट्रीज हैं उनको मिला के एक ग्रुप बनाया जाए। राइट, तो उन्होंने फिर हर रीजन से पिक करना स्टार्ट किया। जैसे एशिया में उन्होंने इंडिया चूज किया, चाइना चूज किया। राइट, उन्होंने जापान चूज किया, साउथ कोरिया चूज किया। उन्होंने यहाँ पे अफ्रीका में साउथ अफ्रीका चूज किया, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया चूज किया। और अगर हम लोग साउथ अमेरिका में जाएँ तो वहाँ पे उन्होंने ब्राज़ील चूज़ किया, अर्जेंटीना चूज़ किया, ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। राइट, तो ऐसे उन्होंने टोटल 19 कंट्रीज़ सेलेक्ट की और एक ग्रुप सेलेक्ट किया जिस ग्रुप का नाम था यूरोपियन यूनियन। राइट, तो इसी से नाम बना G20।
ये 1998 या 1999 में बनाया गया था, राइट। तो पहले ना ये बस एक नॉर्मल ही सी ग्रुप था G20, ये फाइनेंस मिनिस्टर मिलते थे, ये फाइनेंस क्राइसिस पे मिलके बात करते थे। बट फिर आया 2008 में बहुत तगड़ी वाली मंदी अमेरिका में, और उसका असर भी फिर पूरी दुनिया पे पड़ा। तो फिर समझ में आया कि नहीं यार, ये सिर्फ छोटी-मोटी कहने की मीटिंग से काम नहीं चलेगा। अब सारे वर्ल्ड लीडर्स को एक साथ मिलना होगा, मिलके हमें इन सारी चीज़ों पे बात करना होगा, राइट? उस पे मिलके बात करके ही हम लोग आगे डिसाइड कर पाएँगे कि हाँ, ये चीज़ें कैसे सॉल्व की जाती हैं। और ये स्टार्ट हुआ था सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर के, बट फिर अब इसमें सारे मुद्दे उठने लगे, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, राइट? कि और भी जो-जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया फेस कर रही है, उन पे भी डिस्कशन होना शुरू हो गया। 1 सेकंड सौम्या, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप पूछ लेना, है ना? तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। 2008 से स्टार्ट हुआ, पहली बार अमेरिका ने होस्ट किया था, राइट? उसके बाद से ये पैटर्न बाय पैटर्न कि हर कंट्री को एक बार चांस मिले, सभी कंट्रीज़ ये G20 को प्रेसिडाइड कर पाएँ, ये मौका आने लगा। लास्ट ईयर था इंडोनेशिया के पास, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 2022 में G20 की प्रेसिडेंटी थी इंडोनेशिया के पास, 2023 में है इंडिया के पास, अगला साल होगा 2024 में साउथ अफ्रीका के पास। तो ये तीनों नाम आप लोग याद रखना, ठीक है? इंडिया, ओके, लेट मी, 1 सेकंड, आई एम कन्फ्यूज़ कि वेदर 2024 में साउथ अफ्रीका होगा या ब्राज़ील होगा। इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, राइट? ये याद नहीं आ रहा मुझे। करंट अफेयर्स वाली क्लास में और इसको डिटेल में हम पढ़ा देंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें हमारे जानने लिए क्या हुआ कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से स्टार्ट हुआ था। कितने कंट्रीज़ थे? 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। बट एक और चीज़ें आज ऐड हुई हैं। अभी जस्ट अराउंड 1 घंटे पहले की न्यूज़ है कि अफ्रीकन यूनियन को भी एज़ अ मेंबर बना दिया गया G20 का। तो अब ये G20 नहीं, G21 कहा जाएगा अगले साल से। ठीक है? क्यों? क्योंकि अब 20 नहीं, 21 कंट्रीज़ हो गई। कंट्रीज़ नहीं बोलेंगे, 19 कंट्रीज़ और बाकी 2 यूरोपियन यूनियन। एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन, राइट? तो ये आई थिंक होपफुली आपने ये छोटे-छोटे पॉइंट्स लिख लिए होंगे। ठीक है? चलिए, हाँ, सौम्या आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? सर वही मैं पूछने वाली थी, लाइक G20 1999 में हुआ, तो अभी तक कितने ये समिट्स हेल्ड हो रखे हैं? ये आप समझो कि 99 में ये हो गया था, बट इसका जो पहला समिट हुआ था ना, वो 2008 में हुआ था। मतलब कि जब ग्लोबल लीडर्स मिले थे, आई एम नॉट सेइंग कि मीटिंग नहीं हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, बट ग्लोबल लीडर्स ने मिलके जब बात करना स्टार्ट कर दिया, तब की बात कर रहे हैं। ओके सर, बट मेन मोटिव तो ये ग्लोबल इस एक्टिविटीज पे ही होता है ना, लाइक पॉल्यूशन, सेफ सॉइल। मेनली वो फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए था। फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए था, क्योंकि कंट्रीज़ आपस में एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं ना, सभी सारी कंट्रीज़, कोई भी एक कदम उठाता है तो उसका असर सारी दुनिया पे पड़ता है। इसी चीज़ को अच्छे से हैंडल करने के लिए बनाया गया था कि कम कि एक की इकोनॉमी खराब होती है, सबका असर पड़ता है पूरी दुनिया पे, राइट? इसीलिए इस चीज़ को बनाया गया था मेनली। बट अब ना सारे मुद्दे भी डिस्कस होते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट? तो ये सारी ओके सर। चीज़ें हैं। हुँ। सो गाइज़, G20 क्लियर, 2 दिन होने वाला है, आज और कल। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने क्लास पे, बट 1 सेकंड, हाँ, एनीबॉडी, कोई डाउट? सर कौन सी कंट्री ऐड की गई है इसमें G20 में? कंट्री नहीं, ऑर्गेनाइज़ेशन, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीका है ना जो पूरा हमारा महादेश, कॉन्टिनेंट, वो उसका ओके। एक ग्रुप है, राइट? वही है अफ्रीकन यूनियन। जब हम लोग अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे होंगे ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, राइट? हमारे क्लास के लिए, मतलब एग्ज़ाम के लिए, राइट? तो उसमें हम लोग अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, ओके, आशिया बता रही हैं कि अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज़ हैं, ओके, ग्रेट। चलो, आगे बढ़ा जाए, और कोई डाउट? डाउट है तो आप लोग पूछ लो, फिर नहीं तो हम लोग अपनी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। चलो, ऐसे करंट ना दिखते रहने चाहिए, पढ़ने को तो पढ़ेंगे ही, वो तो पढ़ाई होगी ही, बट हाँ, थोड़े बहुत ना अगर आप अपडेट रहोगे तो इट्स गुड। चलिए, कहाँ पे थे हम लोग? यस, हमने अपनी पिछली क्लास में
1935 वाला एक्ट पढ़ लिया था, राइट। इसके बाद जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी सारे चेंजेस आए, राइट। 1935 के बाद क्या अचानक से हमने इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं बना लिया कि भाई हाँ इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। कुछ कुछ तो हुआ होगा इस बीच में। क्या हुई थी? क्या कोई मुझे 2-3 इम्पोर्टेंट घटनाएँ बता सकता है, जिसने हमारे इंडिपेंडेंट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला कि भाई हमारा इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए? क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी 1935 से लेकर के 1947 के बीच में कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो पाए? एनीबॉडी? सर क्रिप्स में क्विक इंडिया मूवमेंट। वन बाय वन, हाँ। समबडी सेज क्विट, जो एक बोल देगा ना फिर वो चुप हो जाएगा, दूसरे इंसानों को मौका मिलेगा दूसरा जवाब देने के लिए। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट एक इंसान ने बोला। एनीबॉडी एल्स सेकंड? सर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। बट सर क्रिप्स मिशन नॉन वायलेंट सॉल्यूशन रेसिस्टेंस गांधीयन एरिया में सर उतने हुए थे, गांधीयन एरिया में। बट क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया था ना 1942 में। सर तो फेल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, गुड ट्राई। एनीबॉडी एल्स? सर नॉन वायलेंस क्या नॉन वायलेंस? इंडिया मूवमेंट हो गया, उसके बाद सत्याग्रह। नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस लाइक ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में जो गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये तो हो गया ना 1942 में, इस टाइम पे यही एक बड़ा हुआ था। सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कब हुआ था ये? और सही सिविल, टाइम। ये उस टाइम पे हुआ था, इस पीरियड में? सर गांधीयन एरिया में ही तो हुआ था। I am not talking about Gandhian era. I am just talking about this time period 1935 to 1947. Gandhian era में तो फिर तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। Literally, I am just talking about this time period. इस टाइम पीरियड में ऐसी क्या चीजें हुई कि हम लोग इतने ज्यादा। सर वो रिसोल्यूशन भी लाए थे। टाइम में जैसे preamble देते जो हैं ब्रिटिश मिलिट्री काफी वीक हो गई 1940 में। थी और इकोनॉमिक पावर भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। ओके, हम यही आंसर जानना चाह रहे थे कि वो बोल ही नहीं रहा था वर्ल्ड वॉर टू। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लोग इस पे ध्यान नहीं देते। वर्ल्ड वॉर टू सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज था हमारा इंडिपेंडेंट में। हमें लगता है हम लोग ऐसे ही आज़ाद हो गए। वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता ना तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि हमें इंडिपेंडेंट मिल रही होती उस टाइम पे। चलिए, एनीबॉडी एल्स? और कुछ? आईने का नाम सुना है आप लोगों ने? सुभाष चंद्र बोस। जी सर, जिसको आजाद हिंद फौज बोला गया है। आज़ाद हिंद फौज बोला जाता है। योगदान था बहुत तगड़ा, है ना? चलिए, तो दीज आर बेसिकली थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हैपेंड, राइट? क्विट इंडिया मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर टू और आईएनए। वैसे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? बहुत सारी चीज़ें थी, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, जो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने हिस्ट्री के क्लास में। हम बात कर रहे हैं कि ये तीन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हमारा इंडिपेंडेंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान हुआ, राइट? पहला वर्ल्ड वॉर टू होना 1939 से लेकर के 1945 तक, राइट? इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर टू हुआ। ब्रिटेन इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, राइट? वो लड़ रहा था। अमेरिका, ब्रिटेन और रसिया सभी लोग एक साथ थे, और दूसरी तरफ थी आपकी जापान, जर्मनी, इटली, वो लोग थे। तो वर्ल्ड वॉर टू की वजह से ब्रिटेन इतना ज़्यादा वीक हो गया, जिसे अगर आप लोग कभी ग्लोबल हिस्ट्री पढ़ोगे ना, नॉट ओनली अबाउट इंडिया, जब आप ग्लोबल हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम ऐसी कंट्रीज मिलेंगी जिनका इंडिपेंडेंट 1945 से लेके 1955 के बीच में हुआ। आप लोग कभी पढ़ना कि कितनी कंट्रीज हैं जो 1945 से लेके 1955 के बीच में इंडिपेंडेंट हुई हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं, इतनी सारी कंट्रीज है ना कि आप पूछो मत, राइट? क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू ऐसा था कि जीतने वाली कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में चली गई थी और हारने वाली तो चली गई ही थी, है ना? आप लोगों को अगर पता होगा कि जैसे पूरा का पूरा जो यूरोप कंट्रीज थे, लाइक फ्रेंच हो गए, पोर्टुगीज हो गए और ब्रिटिश हो गए, जर्मनी तो था ही, इनका काफ़ी कंट्रोल था अफ्रीकन कंट्रीज पे, साउथ साउथ ईस्टर्न कंट्रीज पे, राइट? बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। बट वर्ल्ड वॉर की वजह से सबको छोड़ना ही पड़ा। कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में छोड़ के जाना ही पड़ा ऑलमोस्ट, राइट? तो वर्ल्ड वॉर टू इज अ
प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हिटलर ने पूरा यूरोप को इतनी बुरी तरीके से तबाह कर दिया था कि उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। हिस्ट्री वाली क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, हम लोग और ज़्यादा डीप में इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड वन इज क्विट इंडिया मूवमेंट, जो गांधी जी ने 1942 में स्टार्ट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल था, मतलब गांधी जी भी अड़ गए थे कि अब तो भाई जाना ही पड़ेगा तुम लोगों को, ऐसे तो नहीं होंगे, बट स्टिल क्विट इंडिया मूवमेंट बंद हो गया था। बट क्विट इंडिया मूवमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आईएनए, सी आईएनए का बहुत बड़ा रोल था, राइट। हमें मतलब काफ़ी लोग कम इस चीज़ को ध्यान देते हैं, बट आईएनए का बहुत बड़ा रोल था। फौज में बहुत ज़्यादा ये विद्रोह भी हो गया था। इंडियन नेवी इज़ द फर्स्ट जो उन्होंने विरोध कर दिया था कि वो नहीं फाइट करेंगे, राइट। तो आईएनए का फौज का विरोध होना, आई थिंक वर्ल्ड वॉर और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस टाइम पे, राइट। अंग्रेज़ों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह गए थे, वो और रुक सकते थे अगर ये दो चीज़ें नहीं हुई होती तो। काफ़ी चांसेस थे कि वो रुक जाते, राइट, काफ़ी चांसेस थे कि वो रुक जाते, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मेन कारण है हमारे इंडिपेंडेंस में, ठीक है। चलिए, अब देखो, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे कि क्या हुआ बेसिकली। तो जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा क्रिप्स मिशन, कि देखो जब क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम पीरियड चल रहा था, ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ठीक है, कुछ ना फ्रीडम देते हैं इन्हें। जैसे कि मैंने बताया ना कि धीरे-धीरे फ्रीडम मिलने लगी थी। 1935 वाले एक्ट से हमने पढ़ा कि इलेक्शन होना स्टार्ट हो गए, राइट। कांग्रेस काफ़ी सीटें जीत के आई, काफ़ी जगह, फाइन। और क्रिप्स मिशन बेसिकली आया कि ठीक है, इंडियन को थोड़े बहुत और राइट्स देंगे, बट फ्रीडम देने की बात नहीं कर रहे थे वो, राइट। वो फ्रीडम देने के लिए नहीं आए थे। तो ये क्रिप्स मिशन आया था, इसके हेड थे। कैबिनेट मिशन प्लान, हाँ जी, कैबिनेट मिशन प्लान हाँ, अभी हम लोग आने वाले हैं इसके बाद वाले पे। तो क्रिप्स मिशन आपका फेल हुआ। इसके जो हेड थे स्टेफन क्रिप्स थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, सर, STAFFORD, सर एफ स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये हेड थे क्रिप्स मिशन के, जो कि फेल हो गया था। इसके बाद जो दूसरा मिशन आया ना, दैट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बात करते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन, राइट। कैबिनेट मिशन कब आया था ये? 1946। यस, 1946। कैबिनेट मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अब इस टाइम पे ना अंग्रेज रेडी हो गए थे कि हाँ, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया था 1945 में, कैबिनेट मिशन आया, बेसिकली नाउ दे गाइस आर रेडी कि हाँ ठीक है, हम अब लोग इंडिया को इंडिपेंडेंट देने के लिए रेडी हैं। तो कैबिनेट मिशन आया, बेसिकली इसमें बात की गई कि भाई सिर्फ कंट्री को ऐसे ही छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना, कंट्री का कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट। अगर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्री कैसे चलेगी? तो उसी टाइम पे कैबिनेट मिशन में, हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आप लोग के, फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, कि राइट द नेम ऑफ 3 पीपल। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, तीनों लोग के नाम लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। दे गिव यू 4 ऑप्शन एंड आस्क which one was not the member of cabinet mission, राइट। नोट करके पूछ लेंगे, इसलिए आपको ये तीनों नाम याद होना चाहिए। कीप राइटिंग। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पहला नाम, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आई थिंक स्पेलिंग इजी है, लिखवाना नहीं पड़ेगा। सर लॉर्ड, हाँ, लॉर्ड अंग्रेज लगाते थे ना अपने नाम में, भगवान खुद को बोलते थे वो, लॉर्ड। हाँ, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पहला लिख लिया हमने। दूसरा वही स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन में भी आए थे, वो दोबारा आए कैबिनेट मिशन में, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा नाम। चलिए, हो गया। लास्ट वाला नाम लिख लीजिए, एवी एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर, आर है ये, आर एलेक्जेंडर, ठीक है। कब आया था कैबिनेट मिशन? एग्जैक्ट डेट 24 मार्च 1946, ठीक है। देखिए कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन में बेसिकली बात हो गई कि हाँ भाई इंडिया को
हम लोग इंडिपेंडेंस देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, राइट। तो अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग और डीप में पढ़ेंगे, कितने लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या चीज़ें कहाँ से अडॉप्ट की गई, एवरीथिंग। फाइन, चलिए। तो हाँ, एक और चीज़, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग ध्यान नहीं देते, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग किन से आज़ाद हुए थे? अंग्रेज से, ब्रिटिशर्स थे। तो जब हम लोग आज़ाद हो रहे थे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश एट दैट टाइम? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? कोई बताएगा? बताइए। Yes, sir. What, sir? Who was the prime minister of Britain at the time of our independence? No, समझ नहीं पता. Okay. Clement Attlee, ये नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। ये 1945 से लेकर के कब तक थे? 51 तक थे आई थिंक, शायद। हाँ, 51 तक थे सेलिमेंट एटली। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहाँ से पास होकर आया था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, राइट। तो इसलिए सेलिमेंट एटली थे उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। अभी कौन है? ऋषि सुनक है। चलिए, तो दीज आर सम लिटिल बिट थिंग्स। ज़्यादा डीप में हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि क्या चीज़ें हुई कैसे नहीं, बिकॉज दिस इज आवर पॉलिटिकल क्लास, नॉट हिस्ट्री क्लास। हिस्ट्री वाली क्लास होती है तो हम लोग और डीप में समझते हैं इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, राइट। कि फाइनली वो एक्ट आ गया जिसका हमें इंतजार था, जो एक्ट हमें ये दिखाता है कि अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, राइट। देखिए कॉजेज क्या क्या थे। वर्ल्ड वॉर टू, ब्रिटिश इंडल्ज इन विच वीकेंड ब्रिटेन्स इकोनॉमी, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर टू, रोल ऑफ आईएनए आउटसाइड इंडिया एज वेल एज इन इंडिया, क्रिप्स प्रपोजल जो कि फेल हो गया था, ऑलमोस्ट इवन मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 which provided for making of constitutional assembly, इसके बारे में भी हमने बात की। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। रिवोल्ट इन इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। इंडियन नेवी में भी विरोध हो गया था और उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस में भी, राइट। ये भी ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए मना कर चुके थे। तो ये ऑलमोस्ट ये सारे कॉजेज हमने अभी समझ लिए हैं, ठीक है, कि क्यों ऐसा हुआ, कि क्यों इंडिपेंडेंस एक्ट लाना पड़ा, क्यों हमें इंडिपेंडेंस अंग्रेजों को देना पड़ा। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट रीजंस। फाइन, चलिए अब देखो यहाँ से काफी वन लाइनर चीजें होंगी जो कि हमें याद करनी है वन बाय वन। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन चेंजेस हुए थे इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। Indian British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from 15th August 1947। जो पहली चीज कही थी इसमें कही गई कि हाँ, अब इंडिया एक आजाद देश है और ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म होता है, ठीक है। बट अगर आप लोग एक चीज देखोगे, तब भी हम लोग ना वी आर डोमिनियन स्टेट थे। हम ना उस टाइम पे डोमिनियन स्टेट थे, पता है आप लोग को। फिर हम लोग रिपब्लिक कब बने, कोई बताएगा? व्हेन वी बिकम अ रिपब्लिक कंट्री? 1950, 26 जनवरी 1950। यस, 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? व्हाट इट मींस बाय रिपब्लिक? गणराज्य, मतलब राज्य, मतलब जहाँ पे गण मतलब होता है, मतलब सर, मतलब आप समझ, गणराज्य राज्यों का भी संघ हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हिंदी मीनिंग कि ये क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरल मीनिंग कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। हिंदी ये तो ट्रांसलेशन हो गया ना, गणराज्य बोला तो हमने। जहाँ पे जो सिटीजन होते हैं वो अपने गवर्नमेंट को खुद से इलेक्ट करते हैं, लाइक वो दे। तो वो तो डेमोक्रेसी हो गया ना, वो तो डेमोक्रेसी हो गया। यूनियन ऑफ स्टेट्स। नहीं यार, कोई नहीं समझ रहा। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ जनता, और राज्य मतलब जहाँ पे वो लीडर अपने पीपल से चूज किए जाते हैं। यस, जहाँ हेड ऑफ द स्टेट, यस सर, रिपब्लिक। हाँ, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किए जाते हो, चूज किए जाते हो। जैसे हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है,
राइट। तो रिपब्लिक कहने का ये मतलब है कि अब हमारे हेड ऑफ द स्टेट चूज किए जाएंगे। ब्रिटेन में कैसे होता है, वहां पे रिपब्लिक नहीं है वो, राइट, वहां खानदानी चलते आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। जैसे अभी कौन है हमारी प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू है, राइट। इनसे पहले कौन थे, गोपीनाथ कोविंद जी थे, राइट। तो ऐसे ये हम लोग एक रिपब्लिक कंट्री हैं जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किए जाते हैं। तो डोमिनियन से हम लोग रिपब्लिक कंट्री बने, ठीक सर है। तो फिर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक तो काफी कंसीड करते हैं ना, लाइक रिपब्लिक तो एक तरीके से टैली कर रहा है एक दूसरे से। नहीं नहीं नहीं, देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कंट्री चलाने के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, लाइक लोग चूज किए जा रहे हैं, कंट्री चल रही है। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है बंदा। जैसे लेट मी गिव वन एग्जांपल, एक सेकेंड। जैसे इलेक्शन ब्रिटेन में भी होते हैं, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वोटिंग होती है, राइट। कंजर्वेटिव पार्टी जीती, वहाँ पे ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर हैं। बट जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो ब्रिटेन के किंग हैं, वो तो हेरिडेटरी है ना। पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, राइट, अब चार्ल्स आ गए, कैसे आ गई है। ये ऐसे समझ लो। हाँ, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी, राइट। रिपब्लिक भी है हम लोग, डेमोक्रेसी भी है हम लोग। ब्रिटेन डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक नहीं है, अच्छा समझ लो। ठीक है। हाँ, गुड। चलिए, तो ओके, एक्ट प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन। देखा यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, राइट। मतलब कि दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन थे। अभी भी हमारी हेड कौन थी, वहाँ के किंग ही थे, राइट। ये 1950 के बाद हुआ कि भाई हम लोग रिपब्लिक बन गए, राइट। तो एक हुआ इंडिया और एक पाकिस्तान, दो दो कंट्री बनाए गए वहाँ से। एबॉलिश पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट था, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लासेस में पढ़ा हमने, जो किनको सारी के सारी अपनी डिटेल देता था, जानकारी देता था यहाँ की, वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो पोस्ट हटा दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्यों होंगे। द गवर्नर जनरल एंड प्रोविजंस गवर्नर एट द एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशन हेड, ठीक है। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट, मतलब ठीक है, ये जो सेक्रेटरी वाले पोस्ट हैं, गवर्नर जनरल वाले हैं, इनको हटाया गया। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियन टू फ्रेम, यस, दिस वन इज important. It empowered the Constituent Assembly of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations. मतलब जो ये दोनों कंट्री बनाए गए, एक इंडिया एक पाकिस्तान, इनको कहा गया कि ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चूज कीजिए, उनमें आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए कि आप अपने कंट्री को कैसे आगे चलाना चाहते हैं, राइट। और एक चीज, एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट। और ये भी राइट दिया गया कि अभी तक ब्रिटेन ने जितने भी एक्ट बनाए हैं, पुराने एक्ट चलते आते हैं, जैसे अभी भी हमारा आईपीसी चल रहा है, पुराना ही एक्ट है, अभी तक चल रहा है। तो इस एक्ट ने हमें ये राइट दिया कि हम पुराने जितने भी एक्ट हैं उनको चाहे तो रिपील कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। इवन हम ये इस इंडिपेंडेंट एक्ट को भी रिपील कर सकते हैं, ये भी राइट दिया गया है, ठीक है। चलिए, क्राउन सीज टू बी द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जो क्राउन थे, अब वो हमारे सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है कि अब हमें उनको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। डोमिनियन स्टेटस वाज गिवन, हमें डोमिनियन स्टेटस दिया गया, और मैंने अभी बताया क्या होता है डोमिनियन स्टेटस, राइट। और हम लोग रिपब्लिक कब हुए। सो जस्ट लेट मी नो कि यहाँ तक इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये क्लियर हुआ सबको, गाइस, जी सर। एवरीबॉडी, सभी को। यस सर। चलिए, नाइस। होपफुली अब आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होगे, सारी चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे होगे। जब हम लोगों ने सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लिया, अब हम लोग आने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर पढ़ते हैं और समझते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, आप लोगों ने ये नाम सुना ही होगा ऑलमोस्ट सभी ने। कौन थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने बोला था ना कि जो नाम याद करने होते हैं, इनमें एक एक वर्ड बहुत मैटर करता है। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, समझे, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल चलते आ रहे थे ना, उनमें सबसे लास्ट कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है।
अब जैसे देखो, आप लोग सारी चीजें कैसे याद रखोगे? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ब्रिटिश क्यों थे? क्योंकि अंग्रेज थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यार इनको लास्ट भी क्यों बोला जा रहा है और फर्स्ट भी क्यों बोला जा रहा है? कोई मुझे इसके पीछे का लॉजिक बताएगा? एनीबॉडी? लास्ट भी क्यों और तो फर्स्ट मे भी बी क्यों? वो इंडिपेंडेंस के टाइम में हो, मतलब यस, कि जब हो जाए कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया होगा तो उस टाइम भी थे, और जब होने वाला था तभी भी थे। तब भी थे। हाँ, तो मान लो कि लॉर्ड माउंटबेटन इस टाइम पे बने और वो इस टाइम तक रहे, तो वो भाई इंडिपेंडेंट से पहले वो लास्ट थे और इंडिपेंडेंट के बाद वो पहले थे। ठीक है, सपोज इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कितने टाइम तक रह सकते हैं? नो टाइम फिक्स पीरियड। वैसे 5 साल तक का था, फ्रेम था, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। किसी को 10 साल भी बनाया जा सकता है, कंटिन्यू कितना भी रख सकते हैं। राइट। हाँ, कभी भी हटाया जा सकता है, जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगे कि भाई दिस पर्सन इज नॉट वर्किंग गुड, हटा दो। ओके ठीक, सर। ये हुआ। अब देखो, लॉर्ड माउंटबेटन गए तो हम लोगों ने ना तुरंत प्रेसिडेंट किसी को नहीं अपॉइंट कर दिया, राइट, कि हाँ ये इंसान अब हमारे प्रेसिडेंट है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर हमने, एक सेकेंड गाइस, सॉरी कुछ चला गया मेरी आंख में। ओके, इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बाद हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो बनाए गए सी राजगोपालाचारी। ये नाम बहुत याद रखना। ये ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे। तो जब भी कभी आपके एग्जाम में इंडियन वर्ड लिखा आए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल या लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, तो दोनों केस में आपका नाम होगा सी राजगोपालाचारी, क्योंकि ये बनाए गए और इनको ये पोस्ट भी उसी टाइम पे खत्म किया गया, इनको हटाने के बाद, राइट। तो ही was the first Indian Governor General and last Indian Governor General, C. Rajagopalachari. Again, this is very very important. और जैसा कि मैंने आप लोग को बता रहे हैं हम पिछले 3-4 क्लासेस से कि ये एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, मतलब क्या क्रिटिसिज्म थे? वैसे तो क्रिटिसिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट स्टिल एक बार देख लो। गॉट इंडिपेंडेंस बट डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। जाहिर सी बात है, ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि इंडिपेंडेंट तो मिला हमें, बट हमें एक बहुत ही बड़ा पार्ट को हमसे डिवाइड कर दिया गया, कंट्री बना दिया गया एक पाकिस्तान। इंडियन इंडिपेंडेंस वाज मच डिलेड। देखो, ये बात कही जा रही है कि हमारा इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा डिले हुआ। जाहिर सी बात है, काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ। हमें अगर सही तरीके से देखा जाए तो हमें इंडिपेंडेंट बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही मिल जानी चाहिए थी, राइट। बट कोई नहीं, थोड़ा ज़्यादा डिले हुआ। फॉर प्रिंसली स्टेट, में क्यों मिल जाना चाहिए था? क्योंकि सर्कमस्टांसेस थे उस टाइप के कि हमें मिल जाना चाहिए था। गांधी जी का जो 1919 वाला मूवमेंट है, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था, बट थोड़ी बहुत जो वो जेल जला दिया गया था ना, कहाँ पे था वो, चौरी चौरा समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो उस वजह से फिर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट फेल कर गया, राइट। तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे जब वो जालियांवाला बाग वाला हुआ था 1919 में, राइट। तो मतलब ये जो कुछ सिचुएशंस थे ना, हम लोग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि हम लोग उस टाइम से 1930 के पीरियड तक में इंडिपेंडेंट मिल जाता। लाइक भगत सिंह प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो उस टाइम पे काफ़ी सही माहौल बन गया था हमारे इंडिपेंडेंट के लिए। 1930 के बाद थोड़ा सा माहौल ना कूल डाउन हो गया, स्पेशली 40 तक, 1940 तक कम चीज़ें हुई, राइट। चीज़ें हुई बट वो सोशल जस्टिस को लेकर के ज़्यादा हुई, इंडिपेंडेंट को लेकर के थोड़ी कम हुई, राइट। जैसे कि मैंने बोला ना कि 1935 में उन्होंने दे दिया था कि भाई चलो तुम लोग इलेक्शन लड़ो, अपनी सरकार बनाओ, आराम से रहो। ठीक है, तो भाई इसीलिए कांग्रेस कांग्रेस इलेक्शन लड़ने में लग गई, कांग्रेस ने इलेक्शन जीता कॉन्स्टिट्यूशन भी। फ्रेमिंग में भी बहुत टाइम लगा था उस टाइम। हाँ, वो तो 1946 में हुआ। तो हम वो बात बता रहे हैं कि इस वजह से उस टाइम पे ना ये इंडिपेंडेंट वाली चीज़ें थोड़ी स्लो हो गई थी, राइट। इवन सुभाष चंद्र बोस ने भी बोला था कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गवर्न करने में बिजी है, उसको इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना ही नहीं है।
मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था। उस टाइम पे काफ़ी डिले हो गया था थोड़ी सी चीज़ें 1930 से 1940 वाले टाइम पीरियड में, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर प्रिंसली स्टेट द प्रोविजन वाज मेड दैट दे वेयर फ्री टू जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया एज पाकिस्तान एंड इंडिपेंडेंट। ये भी एक अलग हिस्ट्री है कि मतलब जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो जो प्रिंसली स्टेट थे उनको ये राइट दिया गया कि आप इंडिया का चूज करना चाहते हैं या पाकिस्तान को चूज करना चाहते हैं। अभी स्पेशली जब हम लोग अपना पहला क्लास कर रहे होंगे ना आर्टिकल्स का, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 के बीच में जब पढ़ेंगे हम लोग, तो हमारे स्टेट कैसे बने, कैसे हमारे सारे स्टेट यूनिफाइड हुए, इसके बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, राइट? दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, चलो तो इसमें से जो जो चीज़ें थी हमारे काम की हमने पढ़ लिया। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और वो हम आपको सभी बताते चलेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो लिखवाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया। किस चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे का, राइट? ब्रिटिशर्स आए, सारे एक्ट बने, वो एक्ट का क्या रोल हुआ, आगे जाके वो एक्ट का क्या रोल होगा, वो आप लोग आगे रिलेट कर पाओगे। बट फाइनली हम लोग उस पोजीशन में आ गए जहां से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। वो मौका आ गया जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई आइडिया किसका था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए? तो सबसे पहला आइडिया था एम एन रॉय का 1934 में कि भाई हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। क्या देश आज़ाद हो जाएगा तो फिर किसके कहने पे देश चलेगा? कुछ तो रूल रेगुलेशन तो होना चाहिए ना कि भाई हाँ ये रूल है, इस हिसाब से चलेगा। इसीलिए आया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। In 1935, INC Indian National Congress for the first time officially demanded a constituent assembly to form the Constitution of India। मतलब इस टाइम पे पहली बार अंग्रेजों ने ये मांग की कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार उस टाइम पे उसने बात की, उसे भी लगा कि नहीं अब रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट? और जाहिर सी बात है अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो पूरी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी, अंग्रेज के हिसाब से कम चलेगी, है ना? तो दिस वाज द रीजन। चलिए, डिमांड वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज अगस्ता ऑफर ऑफ 1940। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये मान भी लिया कि भाई चलो ठीक है, मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है। But in 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, a member of cabinet, come to India with draft proposal by British government on framing of independent constitution to adopt after the World War। ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल आया, राइट? जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले ही इसके बारे में पढ़ा 1942 में कि भाई ठीक है आओ कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, बट ये फेल कर गया, राइट? तभी हमें कैबिनेट मिशन की जरूरत पड़ी, राइट? तब कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन में चीज़ें डिसाइड हुई और कॉन्स्टिट्यूशन फिर सही तरीके से बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से काफी सारी चीजें आपको मैंने पढ़ी। ये सर जैसा आपने बोला दैट 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय ने बोला था, तो सर उससे पहले तो 1928 में भी ना जो लखनऊ में जो कमेटी बैठी थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, तो स्टार्टिंग तो सर मे बी ये भी तो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला स्टार्ट तो नेहरू प्लेस में हुआ था लखनऊ में। अरे नहीं, जैसे देखो आप जो ये बातें बोल रहे हो ना 1928 या फिर हम लोग 1920 30 लखनऊ लखनऊ सेशन की, सॉरी लाहौर सेशन की बात करते हैं, ऑल पार्टीज राइट? कमेटी जो बैठी थी, हाँ हाँ, सी इस बीच में हमने काफी सारी चीजें मिस की हैं। जैसे लखनऊ वाला बोल रहे हो आप, वो मिस किया हमने, लाहौर सेशन मिस किया हमने, क्योंकि दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, राइट? और ये क्योंकि दिस इज नॉट द ऑफिशियल वन, यहाँ से ऑफिशियल डिमांड नहीं किया गया था, इसलिए इन चीज़ों का भी हम स्किप करके आ रहे हैं, राइट? जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग उसमें इन सारी चीज़ों को डीप में समझेंगे और कि भाई हाँ वहाँ पे बेसिकली क्या बात हुई थी, क्या वो फाइनल ड्राफ्ट में वो फाइनल हुआ या नहीं हुआ, बट ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ था, राइट?
हाँ, स्पेस 1929-30 में जाके ये बात जरूर फाइनल हुई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, राइट? कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई बाय जस्ट डोमिनियन, वी वांट पूर्ण स्वराज, राइट? पूर्ण स्वराज का क्या मतलब होता है? फुल इंडिपेंडेंस, राइट? हाँ, ये पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री वाली क्लास में, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि क्लासेस बहुत ज़्यादा हिस्ट्री वाली हो जाए, इसलिए मैंने कम बताया। कोई नहीं सर, थैंक यू। चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ से एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोग के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो बिल्कुल लिखते चलिएगा। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट, अब जहाँ भी सीए दिखे ना, सीए का मतलब करंट अफेयर्स मत समझ लेना आप लोग, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब? वो असेंबली जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए मीटिंग चल रही है, ठीक है? चलिए, was constituted in 1946 under the scheme formulated by the cabinet mission plan। जैसा हमने समझा 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसी ने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना स्टार्ट हो गई, राइट? आगे आइए, each provinces and princely state was given representation in constituent assembly in proportion of their respective population, roughly one seat was to be allotted for every 1 million population। देखो क्या हुआ कि जब हम लोगों ने बात की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो हमने, जैसा मैंने कहा कि भाई सभी को राइट मिला कि भाई आप अपने मेंबर भेजिए असेंबली में, राइट? ताकि वो डिसाइड कर सके कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी बनेगी, ठीक है? और कितने लोग को रिप्रेजेंट करेंगे? तो हर एक इंसान, वन पर्सन रिप्रेजेंट 1 मिलियन पीपल, राइट? एक इंसान 1 मिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? एनीबॉडी? 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। ये सबको पता था या ये भी नहीं पता था गाइस? इज इट क्लियर? ये पता था सबको 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 बिलियन में कितना होता है? दिस आर सम बेसिक मैथमेटिक्स, राइट? ये तो पता होना ही चाहिए। चलिए, तो हर एक इंसान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठा था, वो अराउंड 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है? अब आते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसमें कितने लोग थे, राइट? और कितने किसको रिप्रेजेंट करते थे और क्या था, सब कुछ। आइए, टोटल स्ट्रेंथ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था 389। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? 389। इन 389 में जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दो टाइप के प्रोविंसेस थे इंडिया में। एक था आपका प्रिंसली स्टेट, जहाँ राजा महाराजा थे, वो अंग्रेज के अंदर ही थे, बट राजा महाराजा रूल करते थे, ठीक है? और दूसरा था ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है? तो दीज आर, तो 296 जो था वो था ब्रिटिश प्रोविंसेस, और 93 जो सीटें थी वो थे प्रिंसली स्टेट की, ठीक है? हम लोग समझ पा रहे हैं, 296 थे क्या? आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस, और 93 था हमारा प्रिंसली स्टेट, ठीक? तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि 296 कैसे डिवाइडेड था, जैसे 210 जनरल था, 78 मुस्लिम्स, 4 सिक्स एंड 4 कमिश्नर्स के लिए, राइट? चलिए, वैसे दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 296 और 93, ये आप लोग को याद होना चाहिए। आगे आइए, द मेथड ऑफ इलेक्शन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो, दिस इज ना रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है, किसी को पता है? रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दिस इज वेरी लेंदी। जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ा है या फिर जिन्होंने पॉलिटी पढ़ा है, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी लेंदी चीज़ है कि ये कौन सा वोटिंग सिस्टम है। हमारे यहाँ हम लोग बहुत वोटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है। ये कैसे वर्क करता है, क्या रूल रेगुलेशन है इसका, ये हम लोग पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना टॉपिक। प्रेसिडेंट का वोटिंग होता है इस तरीके से, रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तब हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ये वोटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। बस अभी के लिए इतना जान लो कि ये तरीका अपनाया गया वोटिंग सिस्टम का।
ठीक, क्लियर, आगे बढ़ा जाए गाइस, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, नाइस, आगे बढ़ते हैं। इन प्रोविंसेस द मेंबर वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जाहिर सी बात है। इन प्रोविंस प्रिंसली स्टेट मेथड ऑफ सिलेक्शन वाज ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन। देखो, अब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो लोग आते थे वो कैसे आएंगे? जाहिर सी बात है, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की असेंबली थी वहां से इलेक्ट होकर आते थे। और जो प्रिंसली स्टेट था, राजा महाराजाओं वाला स्टेट था, वहां से लोग कैसे आएंगे? तो राजा महाराजा अपने लोग को भेजते थे, नॉमिनेट करते थे कि हाँ भाई जाओ तुम मेरी तरफ से जाके मुझे रिप्रेजेंट करो, राइट? इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग इलेक्ट होकर के आए, कोई इलेक्ट होकर के आया, कोई नॉमिनेट होकर के आया। ठीक है, नॉमिनेट होना क्या होता है? मतलब मैंने बोल दिया किसी को कि हाँ भाई जाओ आज से तुम हो, वो हो गया नॉमिनेशन मेथड। क्लियर है? इज इट क्लियर गाइस? बताइए। यस सर। चलिए, अब कुछ और चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। अब देखो, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पढ़ रहे हैं, कितना टाइम पीरियड लगा, पहली मीटिंग कब थी, आखिरी मीटिंग कब थी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। क्यों पढ़ेंगे? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में पूछी जाती हैं एग्जाम में कि पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, आखिरी मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, है ना? देखो, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9th दिसंबर 1946। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विच वॉज बॉयकॉटेड बाई मुस्लिम लीग। अब देखो, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था। क्यों किया था भाई? क्योंकि उन्हें अपना कंट्री चाहिए था ना, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए था, वो नहीं आना चाहते थे इसमें। बहुत कोशिश हुई, सब लोगों ने सोचा यार कि उस टाइम पे ना थे ये मोहम्मद अली जिन्ना, राइट? वो अड़ गए कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो। और इसका पता है, ये जब ये कैबिनेट मिशन आया था ना, तो उस टाइम पे ना 1946 पीरियड में कुछ ना बहुत ही चीज़ें बुरी हुई थी। जैसे कि जो जिन्ना थे वो चाहते थे कि किसी भी हाल में पाकिस्तान बने। ठीक है, किसी भी हाल में पाकिस्तान बने, वो चाहते थे कि हमें कंट्री चाहिए तो चाहिए, राइट? तो इस चीज़ के लिए जैसे उन्होंने एक चीज़ की थी, जैसे कि इस नाम से जानते हैं, एग्जैक्ट नाम उसका, जस्ट अ सेकंड, कहीं तो लिखा था मैंने, डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। आई एम फॉरगेटिंग द डेट, कि उसका डेट क्या है डायरेक्ट एक्शन डे का। ओके चलो कोई नहीं, मुझे डेट नहीं याद है और मैंने लिखा भी नहीं हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे, राइट? डायरेक्ट एक्शन डे इज लाइक कि मारने के लिए, कि भाई चलो ठीक है, ये हमें इंडिपेंडेंट नहीं देंगे, हम खुद से छीन के लेंगे, राइट? तो स्पेशली बंगाल बंगाल में ना उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का ये बात कही कि भाई चलो ठीक है, जो भी लोग सामने आए उनको मारो, राइट? तो दिस इज लाइक अ ब्लैक डे इन आवर इंडियन हिस्ट्री। तो फिर वहीं से हमें लग गया, कांग्रेस को भी लग गया, लॉर्ड माउंटबेटन को भी लग गया, सबको, कि भाई नहीं लगता है, बिना एक अलग कंट्री लिए जिन्ना तो मानेंगे नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए रेडी कर दिया गया कि ठीक है भाई, वो नहीं मान रहे, उनको एक कंट्री दो, काम खत्म करो। तो अब आओ थोड़ा सा और पीछे। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 मेंबर्स की थी, बट मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, राइट? मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसने हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब उसका फिगर कुछ अलग है। क्या है फिगर? आओ एक नया डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो, इसका था आपका टोटल 299 मेंबर्स मुस्लिम लीग के बॉयकॉट के बाद, जो रियल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पाकिस्तान का नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बात की गई थी वो पूरी इस रीजन की बात की गई थी, बट जब ये हम लोगों ने मुस्लिम लीग चली गई उसके बाद का देखो, 299 थे, 299 में आपका 228 था ब्रिटिश प्रोविंसेस। क्लियर है? 220, नॉट 8 9, 229, 229 था ब्रिटिश प्रोविंसेस और 70 थे आपके प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो देखो हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जो फाइनली हमारा जो आखिरी वाला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, जिसने हमारा अभी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसमें 299 मेंबर थे। 229 229 were representative British provinces and 70 were representing princely states। ठीक है, क्लियर है गाइस? डाउट तो नहीं हुआ ना कि भाई ये चीजें कैसे हो गई? बताओ, लेट मी नो गाइस कि चीजें ये समझ में आ रही हैं आपको। आगे बढ़ा जाए, चलिए आप देखिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको क्या क्या याद रखना है। पहला, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे, जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी थी, कोई तो उसका हेड होगा, तो उसके टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसके परमानेंट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चलकर हमारी कंट्री के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे और हमारी कंट्री के भी पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे, ये सब याद करते चलना है आप लोग को। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक, आगे आइए। बी.एन. राव वाज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहो या लीगल एडवाइजर कहो, ये हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। राइट, इन्होंने हमें उसमें एडवाइस दी थी कि चीज़ें कैसे रखनी है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी और बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। राइट, कौन हेड थे? चेयरमैन तो वैसे B.R. अम्बेडकर साहब थे, और भी कौन कौन मेंबर्स थे, एग्जाम में वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी नामों में कोई डाउट किसी को यहाँ तक? एनीबडी? कुछ भी नो सर। नहीं? चलिए, अब और कुछ चीज़ें, जैसे 26 जुलाई 1947 को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर दी गई पाकिस्तान के लिए कि भाई हाँ ठीक है, पाकिस्तान की भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, पाकिस्तान भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 14 अगस्त 1947। देखो, पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जो कि सिर्फ और सिर्फ डोमिनियन ऑफ इंडिया की थी। राइट, अब ये वर्ड आया ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डोमिनियन ऑफ इंडिया की थी, इसमें कितने मेंबर थे गाइस? बताओ जल्दी, बताओ कितने मेंबर थे यार? ध्यान नहीं दे रहे हो क्या आप लोग? इतनी जल्दी कोई कैसे भूल सकता है? अभी मैंने बताया 299। 299 सर। हाँ जी, बिल्कुल। और जो पहली वाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिली थी जो 9 दिसंबर को थी हमारी 1946 में, उसमें 389 मेंबर्स थे। यस सर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। On 29th August 1947, the Constitution Assembly appointed drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar। देखो, drafting committee is most important committee, right? इसमें कितने लोग थे हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके चेयरमैन थे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब। राइट, भीमराव अंबेडकर। चलो, डॉक्टर B.R. अंबेडकर इंट्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट ऑन November 4, 1948। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये हमारी रीडिंग कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। अब देखो यहाँ पे कि बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से ही बनना स्टार्ट हो गया था और फाइनली जब ये आखिरी बार बन के खत्म हुआ और इसको पार्लियामेंट में पास किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना हमारी, असेंबली में पास किया गया कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन अब बन गया है, अब हम लोग इसको पास करते हैं। तो टोटल कितने मेंबर थे? हम लोग कभी से पढ़ रहे हैं 299। 284 मेंबर्स इस चीज से एग्री किए और उन्होंने इस पे साइन किया। राइट, उन्होंने बोला कि हाँ
हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन से सेटिस्फाई हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अब आगे जाके हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बने, राइट। और लास्ट में इट वाज देन साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखो, अब इनकी जो चीज़ें हैं ये हमें डिटेल में पढ़ने वाली हैं। यहाँ से भी तो हमारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें हैं, साइलेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या है ये सब तो पढ़ेंगे ही। अभी इसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कि हमारे क्या क्या रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटल कितनी मीटिंग हुई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल क्या था, राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करनी है, राइट। बट आज नहीं कर सकते हम लोग, ऑलमोस्ट हमारा टाइम ओवर हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ख़त्म करेंगे और साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे, राइट। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर क्या है, मतलब बेसिकली हम लोग एक क्लास में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मोटा मोटी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसा है ना। मतलब इतनी सारी चीज़ें की हमने, तो हमने इसमें से निकाला क्या क्या है जो अपने लिए आगे बढ़ाई हमने, राइट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत प्यारा है, जब हम लोग आगे समझेंगे ना तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग समझना इसे। चलिए, तो अब डाउट लेते हैं, बताइए आप लोग, कोई भी डाउट आज की क्लास से आप लोगों को। सर मैं ये पूछ रही थी, लाइक जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड किया था ग्रुप में जब भी आप दिखा रहे थे, हाँ जी, ये तो बस एक आउटलुक हुआ ना, लाइक दिस आर द टॉपिक्स, तो इसमें तो और अंडर डीपली पढ़ना पड़ेगा। सी इस पीडीएफ में मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें कवर की हुई हैं, बट कहते हैं ना कि लाइक दिस पीडीएफ इज़ नॉट इनफ, राइट। ये पीडीएफ इनफ नहीं है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करवाने जैसी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐड ऑन करवाते भी हैं, टाइम के साथ चीज़ें चेंज भी होती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं और करंट के हिसाब से सिनेरियो चेंज होते हैं, राइट। तो हाँ, तो सारी चीज़ें एक पीडीएफ में नहीं डाली जा सकती, राइट। तो दिस पीडीएफ इज ऑलमोस्ट ओनली 50%, राइट। 50% इज आई एम गोइंग टू टेल इन क्लास, राइट। थैंक यू। So guys, anybody